अपलोड भी करनी है, चलेगी ना, अपलोड भी होनी है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का टारगेट अश्वनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल भी मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री की क्लास लेकर के आया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं चल पाई। उस क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। यूपी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल है, काफ़ी सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है उन सभी को थ्योरी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है जी। तो यूपी हिस्ट्री की आज हमारी क्लास चलने वाली है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का इतिहास इस भारत के इतिहास से संलग्न है, ठीक है जी। तो चलो पहले समझते हैं। इतिहास में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है प्यारे बच्चों, 3 भागों में। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक है जी आधुनिक इतिहास। इसका मैं जल्दी से एक बार रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या है, क्योंकि ये चीज़ पिछली वीडियो में वो हो चुकी थी। मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है जी। आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास वो होता है जहां आदि मानवों से लेकर के और मुसलमानों के आने तक के इस देश में जो भी हुआ वो सभी प्राचीन इतिहास में माना जाता है। और मुसलमानों से लेकर के अंग्रेजों तक जो भी इस चीज़ इस देश में हुई है वो मध्यकालीन इतिहास में मानी जाती है। और अंग्रेजों के बाद से आज़ादी तक जो भी इतिहास रहा है वो आधुनिक इतिहास में माना जाता है, ठीक है जी। अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूं तो प्राचीन इतिहास भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है जी, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है जी ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए भी चलेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, अपने नोट्स बना लेना, यहाँ से पेपर में आपको देखने को मिलेगा। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री वो है जिसमें इतिहास ना तो लिखा गया है और ना ही इतिहास पढ़ा गया है, लेकिन समझ कैसे हुआ, पता कैसे चला कि हाँ ये इतिहास भी है। तो उस टाइम इंसानों के द्वारा जो जो चीज़ें यूज की गई उसके सबूत मिले हैं। जैसे पत्थरों से सबसे पहले आदि मानव पत्थरों का यूज किया करते थे, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर पत्थर ही सामने दिखाई देते थे। तो उन्हीं पत्थरों का यूज करके वो शिकार करने के लिए यूज करते थे, तो उसको बोला गया पाषाण युग। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, स्टोन एज, पाषाण युग। और पाषाण युग भी समय समय पर डेवलप्ड होता रहा। उन सबको डिटेल में तो हिस्ट्री क्लास में करेंगे, लेकिन हमें समझना है उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है, उत्तर प्रदेश का किस किस पीरियड में क्या रोल रहा है। तो पाषाण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण, प्री हिस्ट्री, ठीक है जी, पूरा पाषाण। अब पूरा पाषाण युग के जो सबूत है वो हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले हैं और क्या मिला है ये जरूरी है। जैसे इलाहाबाद में एक जगह का नाम है बेलन घाटी, चंदौली में एक जगह नाम है चकिया, ठीक है ना। ये सभी जगह पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण से संबंधित है। तो पूरा पाषाण युग, उसके बाद मध्य पाषाण युग, उसके बाद नव पाषाण युग। ये नव पाषाण युग वो था जब इंसान थोड़ा सा डेवलप हो गया और उसने काफ़ी चीज़ों की खोज कर ली, जैसे अग्नि की खोज कर ली, जैसे पहिए की खोज कर ली, ठीक है। कृषि वो करने लग गया और जानवर भी पालना शुरू कर दिया इस युग में। और एक आता है कि जब इंसान ने पहली बार एक धातु का यूज किया, पत्थर से अलग हटके उसने एक धातु का यूज किया और वो थी तांबा धातु। तो उसके बाद ये युग बनता है ताम्र पाषाण युग। कौन सा युग बनता है जी? ताम्र पाषाण युग, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में सबूत मिले हैं गुफाओं में रहने के चित्रों के माध्यम से, लेकिन कोई लिखित में इतिहास नहीं मिला। उसके बाद हमें लिखित में इतिहास मिलता है आद ऐतिहासिक काल में। इसमें इतिहास लिखा तो गया है लेकिन वो इतिहास पढ़ा नहीं गया, क्योंकि वो लिपि ऐसी थी कि उस लिपि को आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। कौन सी लिपि थी वो लिपि थी जी भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि। और इस आदि ऐतिहासिक काल में हम अक्सर पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है जी। तो हड़प्पा सभ्यता के भी उत्खनन के माध्यम से सबूत मिले हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के आलमगीरपुर नामक स्थान पर इस हड़प्पा सभ्यता के सबूत मिले हैं जो खुदाई हुई है, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी होती है? भावचित्रात्मक लिपि। अब तीसरा काल था हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल था जिसमें इतिहास लिखा भी गया और इतिहास पढ़ा भी गया है, ठीक है। इतिहास लिखा भी गया है और इतिहास पढ़ा भी गया है।
सभी को आवाज वगैरह क्लियर है ना? जल्दी से जुड़ जाइए सभी। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी। एक बार देखना आवाज आ रही है क्या? आवाज चेक करो एक बार। हेलो, आ रही है ना? यूट्यूब पे भी चल रहा ना ये? ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और ऐतिहासिक काल वो हो जाता है जिसमें इतिहास पढ़ा भी गया है और इतिहास लिखा भी गया है। तो इसमें कौन सा होता है? इसमें आ गया आपका वैदिक काल। वैदिक, इसे यूट्यूब पे भी चलाओ ना इसे। वैदिक काल, वैदिक काल इसमें आता है। इसके बाद वैदिक काल के बाद महाजनपद बनते हैं और महाजनपदों में जो वंशज आते हैं, हर्यंक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार रहे। ठीक है। तो मगध पीरियड में वंश यहाँ पे आते हैं, महाजनपद युग से बोलते हैं, महाजनपद। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आगे? सबसे पहले आ गया आपका मगध साम्राज्य। यह मगध साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था जिस पर शासकों ने शासन किया, मगध साम्राज्य पर। और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो था जी हर्यंक वंश। कौन था? हर्यंक वंश, जिसके संस्थापक रहे बिंबिसार। अब ये संस्थापक आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में हिस्ट्री के तौर पर। जैसे हर्यंक वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश मगध साम्राज्य पर ही, शिशुनाग वंश। यह मगध साम्राज्य आज के वर्तमान के बिहार राज्य में पड़ता है और वहीं से ही, बिहार राज्य से ही फिर उत्तर प्रदेश की ओर भी झुकाव रहा, तो उत्तर प्रदेश में भी महाजनपद बनते हैं। शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक शिशुनाग ही रहते हैं, शिशुनाग। ठीक है जी। शिशुनाग के बाद आता है नंदवंश, नंदवंश। नंदवंश, नंदवंश के संस्थापक कौन होते हैं? महापद्म नंद। ये संस्थापक पूछे जा सकते हैं, महापद्म नंद। मगध साम्राज्य पे ही चल रहा है ये महापद्म नंद। फिर नंदवंश के अंतिम शासक रहे घनानंद, जिनकी हत्या करी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और एक नए वंश की स्थापना होती है मौर्य वंश, मौर्य वंश। और चंद्रगुप्त मौर्य को ही अखंड भारत का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान तक का शासन किया। मौर्य वंश संस्थापक कौन रहे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके गुरु रहे चाणक्य। ठीक है जी, चाणक्य। उसके बाद आप देखोगे, अगले पेज पे चलते हैं, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आ गया आपका सुंग वंश या कणव वंश, कणव वंश। ठीक है। फिर आपका जो है वंश चलता है आपका हाँ, ये हो गया प्राचीन इतिहास। फिर बात करते हैं आपके मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास, तो मध्यकालीन इतिहास में यहाँ भारत में आते हैं मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, और यहाँ वे सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने आखिरी बार हिंदू राजा जयचंद को हरा दिया जो गढ़वाल वंश के थे, तो वे अपने वंश की स्थापना करते हैं और यहाँ शुरुआत होती है गुलाम वंश की, गुलाम वंश की। ठीक है जी, गुलाम वंश। ठीक है। फिर इसके बाद जो है तुगलक वंश, फिर खिलजी वंश। ठीक है, इस तरीके से वंश आते हैं। और सबसे लास्ट में आता है आपका लोधी वंश। और इस लोधी वंश के अंतिम शासक जो थे इब्राहिम लोधी, इसको हरा करके बाबर इसको हरा करके पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 का, और अपने मुगल वंश की स्थापना वो करते हैं इस भारत देश में। ठीक है जी, मुगल वंश की। और फिर मुगल वंशों को हराते हैं अंग्रेज, और अंतिम शासक मुगलों का रहा 1857 में, और अंग्रेजों ने फिर यहाँ आकर के अपना शासन शुरू कर लिया। ठीक है। फिर आधुनिक इतिहास, उसमें हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये चीज थी इतिहास में। अब हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की धरोहर, उत्तर प्रदेश की धरोहर। ठीक है जी। अब पहले बात करते हैं कि धरोहर क्या होती है, यानी कि जो सांस्कृतिक तौर पे उत्तर प्रदेश को मिली है, यानी जो शासक लोग रहे उन्होंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्या क्या धरोहर इस राज्य में बनाई। इनकी सूची जो बनाता है वो सूची बनाता है यूनेस्को। कौन बनाता है जी? यूनेस्को। एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ का ही पार्ट है ये, यूनेस्को। ये सूची बनाता है और ये 3 प्रकार की सूचियां निकालता है। एक होती है सांस्कृतिक सूची, सांस्कृतिक विरासत सूची, सांस्कृतिक विरासत सूची। एक होती है जी प्राकृतिक विरासत सूची, जो प्राकृतिक तौर पे बनी होती है, प्राकृतिक विरासत सूची,
जैसे झील वगैरह है, इनको कुछ झीलों को इसने नाम दिया है, ठीक है। और तीसरा है जी मिश्रित सूची, जिसमें संस्कृति और प्रकृति दोनों का मिश्रण मिलता है, मिश्रित विरासत सूची। ये 3 सूची यूनेस्को निकालता है। और इसमें जो सांस्कृतिक विरासत सूची है, सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत के टोटल 42 स्थल शामिल है, 42 प्लेसेस। कितने भारत के? सांस्कृतिक विरासत सूची में और प्राकृतिक विरासत सूची में भारत के 42, लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने हैं? उत्तर प्रदेश के 6 स्थल है जी, यूपी के 6 स्थल इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम इन 6 स्थलों को जानेंगे, यहीं से फिर आपका हिस्ट्री शुरुआत हो जाएगी, ठीक। लेकिन उससे पहले हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं एक बार। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूएनओ का ही है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है इसकी? 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो पेरिस में है, ठीक है जी, पेरिस में है। क्लियर हो गई बात? तो वे कौन कौन से 6 स्थल है जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो पहले इन 6 स्थलों को देख लो, उत्तर प्रदेश के 6 स्थल। सबसे पहले बात आती है ताजमहल की। ताजमहल है कहाँ? आगरा में, आगरा में, ठीक है। इसको यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1983 में, 1983 में, ठीक है जी। दूसरा होता है आगरा का किला। आगरा का किला ये भी कहाँ है? ये भी आगरा में ही है, आगरा में। उस टाइम आगरा की तरफ बड़ा झुकाव था इनका, और इसको भी 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। तीसरा स्थल है सारनाथ। और सारनाथ से आप जानते हो अशोक के स्तंभ वगैरह मिले हैं, जहां से हमने राष्ट्रीय प्रतीक भी एडॉप्ट किए, ठीक, राष्ट्रीय चिन्ह एडॉप्ट किए। तो ये भी यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल है। इसके अलावा सारनाथ के बाद आता है आपका बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, ये लखनऊ में है। इसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया हुआ है, बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा। इसके अलावा वाराणसी के घाट, चूंकि वाराणसी एक पवित्र नदी मानी जाती है हिंदू संस्कृति के हिसाब से, और वाराणसी यानी कि जो गंगा है, गंगा वो वाराणसी से होते हुए जाते हैं, और ज़्यादातर आपको हिंदू संस्कृति के साधु संत जो होते हैं वो वाराणसी पे देखने को मिलते हैं। और इन घाटों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा था वो भी घाट पर ही लिखा था, वाराणसी के घाट पर, 80 घाट पर। तो इसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ये मूल रूप से 84 घाट थे, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 100 के करीब हो चुके हैं, 100 घाट, ठीक है। कुछ घाटों को अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और छठा आता है वाराणसी का साड़ी क्लस्टर। वाराणसी का साड़ी क्लस्टर जहां साड़ी बनती है, ठीक है। इसको भी, यह उत्तर प्रदेश का एक साड़ी क्लस्टर और है, मुकबरा का, मैनपुरा नाम है कुछ, मुकबरा ऐसा है करके नाम है, ठीक है। वहां भी साड़ी क्लस्टर है, और ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो साड़ी बनती थी उस पर जो कलाकृतियाँ है, जो डिजाइन बने हुए हैं, वो दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग किस तरीके से डिजाइन बनाते थे। और वो निर्यात भी होती थी बाहर के देशों में, ठीक है ना, बाहर के देशों में। तो ये सभी भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले हैं। अब 1 बाय 1 करके हम इनको डिटेल में जान लेते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले हम चलते हैं ताजमहल पे। देखो ये रहा ताजमहल, सभी ने देखा ये, ठीक है। कहाँ पड़ता है? आगरा में। तो ताजमहल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। ताजमहल के चारों तरफ है ये 4 मीनार, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 मीनार है। इसकी जो स्थापना है, किसने बनवाया था? ये बनवाया किसने था? किसके काल में बना था? शाहजहां के काल में। और ये कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी तीसरी जो पत्नी थी जिनका नाम था मुमताज, उनकी याद में बनवाया। किसकी याद में बनवाया?
अपनी पत्नी मुमताज की याद में। ठीक है, कहानी बताने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए जो जो फैक्ट्स है वो बता रहा हूं, उनको याद कर लेना। ठीक, शाहजहां ने बनवाया। और ये कहा जाता है कि शाहजहां ने असल में एक राजा की, राजा जयसिंह थे उनका नाम, राजा जयसिंह की जमीन ली थी। ठीक है, और उनकी जमीन पे बाग लगे हुए थे, बाग। और मुमताज को सपना दिखाई देता है कि एक बाग है सुंदर सा और वहां पे एक सुंदर सा महल खड़ा हुआ है। तो उनकी याद में, उनके सपने को साकार करने के लिए शाहजहां ने राजा जयसिंह की जमीन पर यह ताजमहल बनवाया था। और उनको फिर एक दूसरी जगह एक महल दिया था। ठीक है ना, दूसरी जगह महल दिया था, उनकी जमीन पे ताजमहल बनवा देता। कौन सी नदी के किनारे है? ये यमुना नदी के किनारे है जी, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे है। अगर मैं बात करूं इनके चार मीनार की, तो ये जो चार मीनार है इनकी लंबाई है 137 फीट। कितनी है लंबाई? 137 फीट की लंबाई है ये चार मीनार। और कितने मंजिला है ये? 1 2 3, 3 मंजिला मीनार है ये, 3 मंजिला, 3 मंजिला मीनार है। ठीक है, 3 मंजिला। इस ताजमहल का नाम इन्होंने अपनी पत्नी के नाम के ऊपर बाद में रखा। पहले जो इसका नाम था, इसका पुराना नाम जो था वो था रोजा ए मुकबरा। पुराना नाम ताजमहल का रोजा ए मुकबरा, ये ताजमहल का पुराना नाम था। ठीक है, और इसी ताजमहल में जो अकबर द्वारा शैली चलाई गई थी, 4 बाग की शैली, वो 4 बाग की शैली भी ताजमहल में देखने को मिलती है। ताजमहल पे आप जाओगे तो उसके बाद 4 बाग देखने को मिलते हैं। तो 4 बाग शैली कहाँ है? इसी ताजमहल पे है। ठीक है, अच्छा, इस इमारत को बनाने में संगमरमर का पत्थर का यूज हुआ है। आप देखोगे सफेद सफेद संगमरमर का पत्थर है। तो जो ये शाहजहां है, शाहजहां, इन्होंने काम किया सुंदरता पे, यानी कि ऐसे ऐसे स्मारक इन्होंने बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाई जिसमें सुंदरता के कुछ दिखाई देते हो, मजबूती पे काम नहीं किया। तो इसलिए इन्होंने कौन से पत्थर का यूज किया? संगमरमर का पत्थर का यूज किया। लेकिन जो अकबर थे उन्होंने मजबूती पे काम किया। उन्होंने जितने भी किले बनाए वो लाल बलुआ पत्थर से बनवाए। लाल बलुआ पत्थर संगमरमर पत्थर से ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, ये तो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, कायांतित चट्टाने जिसको बोलते हैं। ये ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप, कायांतित चट्टाने। अच्छा, बनता कब है ये बनता है जी 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में। और 22 साल लगते हैं इसको बनाने में, 22 साल। कितने साल लगते हैं? 22 साल लगते हैं। कहा जाता है कि काफ़ी हजारों की संख्या में मजदूर लोग रहे, और जब ये बन के तैयार हुआ तो उनके हाथ कटवा दिए गए राजा के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, ताकि इस प्रकार की कोई दूसरी इमारत ना बने। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। उसके बाद ताजमहल से संबंधित बात है कि इसके मानचित्रकार कौन हुए? तो इसके जो मानचित्रकार होते हैं अहमद लाहौरी, वास्तुकार भी कह सकते हो आप इसके, वास्तुकार, इसके वास्तुकार। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है? अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। और जिसने इसका मानचित्र बनाया था, इसका नक्शा बनाया था, उसे नक्शाबसी बोला जाता है। इसके जो नक्शाबसी थे ताजमहल के, नक्शाकार भी कह सकते हो, नक्शाबसी भी कह सकते हो, वो थे इस्ता खान। इस्ता खान, ये थे ताजमहल के नक्शाबसी। तो इसमें मुगल टाइम की कुछ शैली भी दिखाई देती है। आप देखोगे ये ऐसे दरवाजा बना रखा है, और ये सिर्फ एक मकबरा है। यहाँ शाहजहां की और उनकी पत्नी की कब्र आपको देखने को मिलती है इस इतनी सी बड़ी इमारत पे। ठीक है ना, चारों तरफ इसके 4 इमारत है, लेकिन इसको जो कवर करता है, इसके जो गेट बनाए हुए हैं, जो प्रवेश द्वार बनाए हुए हैं, वे प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थर के ही बने हैं। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर के। और अगर मैं इस गुम्बद की बात करूं, देखो उस टाइम पे गुम्बद बनती थी इमारतों पे। ये जो गुम्बद है, ये वाली गुम्बद, ये गुम्बद प्याज के जैसी है। आप देखोगे प्याज को उल्टा पकड़ोगे तो प्याज के जैसी दिखाई देगी ना, प्याज के जैसी। और प्याज एक ऐसी सब्जी थी जो भारत में उगती है, इसलिए इसमें भारतीय संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। ठीक है, भारतीय संस्कृति। ये प्याज के जैसी गुम्बद है। गुम्बद कैसी है इसकी? प्याज नुमा, प्याज नुमा गुम्बद है जी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये थे पहले सांस्कृतिक विरासत धरोहर हमारी उत्तर प्रदेश की। किस जगह पे पड़ता है ये? आगरा में पड़ता है, आगरा में, आगरा में ही है ये। ठीक है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में, यमुना नदी के किनारे। क्लियर हो गई बात। अगली धरोहर पे चलते हैं। अगली धरोहर है हमारी
ये किला, आगरा का किला, ये है आगरा का किला, आगरा का किला। ठीक है जी, आगरा का किला बनवाया किसने? ये बनवाया अकबर ने, अकबर ने बनवाया। और इस आगरा के किले में अकबरी शैली से बने हुए जितने भी स्थापत्य धरोहर है, जितनी भी बिल्डिंग्स है, उन सभी में अकबरी शैली में सबसे पहले अकबरी शैली इस आगरा के किले में दिखाई देती है। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। ठीक है, अकबर ने। और 1983 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, 1983 में यूनेस्को की सूची में। ये जो है आगरा किले से थोड़ी दूरी है, आगरा सॉरी ताजमहल, ताजमहल से थोड़ी दूरी है और ताजमहल यहाँ से दिखाई देता है। इसमें आगरा के किले में कुछ महल भी है। आगरा का किला कहा जाता है अकबर ने बनवाया, लेकिन इसकी जो नींव थी वो पहले ही शासकों ने रख दी थी। काफी शासकों ने इस किले पे शासन भी किया। बाद में अकबर ने पत्थर लगवा करके इस प्रकार का किला बनवाया, वरना ईंटें भी यहाँ पे बनी हुई है। ईंटें इब्राहिम लोदी जो थे, बाबर से भी पहले इब्राहिम लोदी, उन्होंने भी यहाँ पे शासन किया और उन्होंने ही जो है ईंट वगैरह लगा करके इसकी नींव डाली थी। समझ आ गई बात? ठीक है, 1983 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि लाल आगरा के किले में, इस लाल किले में कौन कौन से महल बने हुए हैं। ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, कौन कौन से आगरा के किले में आपको चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है जहांगीरी महल, जहांगीरी महल। और ये जहांगीरी महल राजा मानसिंह थे, उनकी नकल पे बना रखा है बिल्कुल, जहांगीरी महल। ठीक है, राजा मानसिंह की नकल पे। दूसरे थे अकबरी महल, जो इसमें है आगरा के किले में, अकबरी महल, अकबरी महल। तीसरा है इसमें मोती मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा के किले में है, आगरा में है, पूछी गई है पेपर में बहुत बार, मोती मस्जिद। ठीक है जी। अगला है जयपुरी भवन, जयपुरी भवन, जयपुर में जो भवन बने थे उनकी तर्ज पे बनाया गया है जयपुरी भवन। पांचवा है मुयम्मन बुर्ज, मुयम्मन बुर्ज। और यही वो जगह थी मुयम्मन बुर्ज जहां शाहजहां को कैद करके रखा था उसके बेटे ने, क्योंकि वो तो पत्नी की याद में खो गया था, है ना। शाहजहां को कैद करके रखा था। यहीं से वो ताजमहल को देखा करता था, निहारा करता था कि हाय वो रहा ताजमहल। ठीक है, कहाँ? मुयम्मन बुर्ज। इसके अलावा इस आगरा के किले में देखने को मिलेगा आपको दीवाने आम, दीवान ए आम। ठीक है, ये एक प्रकार का दरबार होता था, दरबार जो आम लोगों के लिए रखा जाता है कि अगर आम लोगों को कोई दिक्कत है तो वो राजा से अपने डिस्कशन कर सकते हैं, राजा से न्याय की गुहार लगा सकते हैं। कहाँ? दीवाने आम में। ठीक है, अंग्रेजों ने भी यही तर्ज अपनाया था, इसलिए पार्लियामेंट में एक आम दरबार बनाया जाता है, सरकार आम दरबार लगाती है आम जनता के लिए। और वीआईपी लोगों के लिए दीवाने खास, जो खास लोग होते थे उनके लिए दीवान ए खास, ये बनाए गए हैं दीवाने खास। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक बात? दीवाने खास। इसके अलावा इस आगरा के किले में मराठाओं ने भी शासन किया, तो उन्होंने भी अपने लिए भवन बनवाया, तो इसमें मराठा भवन भी देखने को मिलता है आगरा के किले में, मराठा भवन। ठीक है जी, मराठा भवन। और इसमें एक, चलो इतना ही ध्यान है, एक रतन सिंह की हवेली भी देखने को मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो आगरा का किला है, आगरा के किले में आप इतने महल देखने को मिलते हैं, पेपर में पूछा जाता है। जैसे मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में है, आगरा के किले में है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यही मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, ये तो विरासत स्थल की बात हो रही है। अकबर ने आगरा से 15-20 मील दूर ही एक जगह का नाम है जिसे हम बोलते हैं सीकरी, वहां पर एक नगर की स्थापना की जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। क्या नाम है? फतेहपुर सीकरी। ये सीकरी की स्थापना भी अकबर ने ही की थी। और कब की थी? ये स्थापना की थी जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने
असल में इसका नाम पहले था सैक, और सैक का मतलब होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको सैक बोलते हैं, सैक, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। तो उसके स्थान पर सीकरी बना दिया। लेकिन सीकरे बाद वहां पे असल में क्या था, इस सीकरी में रहते थे चिश्ती, सलीम चिश्ती, और इनको ये अकबर बहुत मानते थे। कहीं भी किसी भी काम के लिए जाते थे तो इनसे सलाह लेते थे कि ऐसे ऐसे कर लूं क्या, फिर वो कहते थे कि हाँ हाँ बेटा हो जाएगा तुम्हारा काम, ये करके चले जाओ। तो अकबर को संतान नहीं हो रही थी, संतान होने का आशीर्वाद भी इन्होंने दिया, सलीम चिश्ती नहीं। देखो आशीर्वाद कोई ये थोड़ी कहता है कि नहीं तुझे नहीं होगी, हर कोई यही आशीर्वाद देता है कि हाँ भाई सब काम अच्छा होगा, भले का ही होगा। और अगर वो सच में हो जाए तो ये मानने लग जाओ कि हाँ भाई बाबा तो मानना हुआ है। तो यही होता है, सलीम चिश्ती को ये बहुत मानते थे। और जब ये गुजरात विजय के लिए गए, गुजरात में युद्ध होता है अकबर का, तो ये सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेकर के गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हाँ तुम जीत जाओगे। तो 1573 में, 1575 की बात है, 73-75 की, ठीक है, 1575 में, 1575 में क्या करते हैं, गुजरात विजय। और गुजरात विजय करने के बाद ये दोबारा आते हैं यहाँ सीकरी में, और फतेह, चूंकि इन्होंने फतेह की थी इसलिए नाम रखते हैं इसका फतेहपुर सीकरी। क्या रखते हैं, फतेहपुर सीकरी। और इस फतेहपुर सीकरी में ये बनाते हैं बुलंद दरवाजा। क्या बनाते हैं जी, बुलंद दरवाजा बनाते हैं। और इस बुलंद दरवाजे के साथ साथ सलीम चिश्ती का संगमरमर पत्थर से बना हुआ उनकी एक दरगाह भी बनवाते हैं संगमरमर पत्थर से। कब बनता है ये, गुजरात विजय करने के बाद बनता है बुलंद दरवाजा। दिखाऊं आपको बुलंद दरवाजा कहाँ है। बुलंद दरवाजा बहुत सारी इमारतें लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए। ये है जी, देखो बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये बुलंद दरवाजा है। इस तरीके की शैली देखने को मिलती है, अकबर शैली बोलते हैं इसको, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है ये। और इसी फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह थी। आप देखोगे, देखो ये दरगाह है, ठीक है, ये दरगाह है। और इस दरगाह में भी इसकी गुम्बद आप देखोगे तो प्याज नुमा ही गुम्बद है यहाँ पे, ठीक है, संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ो। अब ये आगरा का किला, चलो अब इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ ये है बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा असल में इसको रोजगार गारंटी योजना भी कहते हैं, मनरेगा भी बोलते हैं इसको, इमाम बाड़ा। मनरेगा इसको इसलिए बोला जाता है, उस समय का मनरेगा रहा है ये। क्योंकि जैसे वर्तमान में मनरेगा स्कीम चल रही सरकार के द्वारा, ये कहा गया कि 100 दिनों के अंदर हम रोजगार देंगे, रोजगार की गारंटी देंगे। ऐसे ही उस टाइम पे 1570 के आसपास की बात है, 1570 में लखनऊ में क्या पड़ता है, लखनऊ में अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ता है जी, लखनऊ में अकाल पड़ जाता है। अब वो अकाल इतना बड़ा होता है कि उसमें अमीर लोग, गरीब लोग, सभी लोग जो है भूखे मरते हैं, उनके पास अन्न की कमी हो जाती है। तो यहाँ जो शासक था उसका नाम था आसफ उद्दौला। किसने बनवाया ये बनवाया आसफ उद्दौला ने, आसफ उद्दौला ने, आसफ उद्दौला। अच्छा, पिछले लाल किले के बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, लाल किले के बारे में, जो कासिम खान है ना, कासिम खान की देखरेख में बनवाया गया था भाई ये लाल किला, कासिम खान की देखरेख में, कासिम खान की देखरेख में, आगरे का लाल किला कासिम खान की देखरेख में बनवाया गया था, ठीक है, नोट कर लेना, याद रखना बात। तो आगे बात करते हैं, ये किसने बनवाया, आसफ उद्दौला, उस टाइम का वहां का नवाब था ये। और इसने ये कहा कि ठीक है मैं अनाज तो दे दूंगा लेकिन मैं किसी को फ्री में नहीं दूंगा, अगर फ्री में दूंगा तो इनको काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा कि एक महल बनाओ, ठीक है, एक महल बनाओ। तो इस महल को ऐसा था कि दिन में बनाते थे गरीब लोग, और रात के टाइम जो लोग दिन में काम करते हुए शर्माते थे वो उसको तोड़ते थे, जिन पे बनाना नहीं आता था वो उसको तोड़ते थे। तो इसको दिन में बनाया जाता था और रात के टाइम इसको तोड़ा जाता था, दिन में बनाते थे, रात के टाइम तोड़ते थे। तो इस तरीके का बन गया कि यहां बन गया भूल भुलैया। तो इसीलिए इसको बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं भाई, भूल भुलैया, ठीक है, भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। भूल भुलैया के नाम से भी इसको जानते हैं,
भूल भुलैया इसलिए है क्योंकि इसमें इतने सारे गेट बन गए। अगर आप एक गेट से जाओगे, कहा यह जाता है कि वहां पे 4 गेट है जिसमें 3 से रास्ते बंद होते हैं, सिर्फ एक गेट से निकला जाता है और इसी उसमें भूल जाते हैं और सारे के सारे गेट एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए ये भूल भुलैया हो जाता है। ठीक है, वहां पर आप निकल नहीं पाओगे। तो मनरेगा के समान था ये, सुबह दिन में बनाते थे, रात के टाइम इसको तोड़ते थे। एक भूल भुलैया क्रिएट हो गया वहां पे 1570 में। ठीक है, आसुपुद्दौला के द्वारा ये बनाया गया। क्लियर है जी बात? अच्छा, यहां क्या मिलता है? एक रूमी दरवाजा मिलता है। रूमी, रूमी दरवाजा। तो ये भी पूछ ले जाता है रूमी दरवाजा कहाँ है। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। लखनऊ एक ऐसा शहर जिसमें कहा जाता है कि लोग चिकन यहाँ खाते भी है और चिकन यहाँ पहनते भी है। ठीक है, लखनऊ तहजीब, गंगा यमुना तहजीब का शहर भी है ये लखनऊ। ठीक है, तो रूमी दरवाजा मिलता है यहाँ पे। दिखाओ रूमी दरवाजा कहाँ है, कैसा दिखाई देता है रूमी दरवाजा। देखो ये रहा, ये है रूमी दरवाजा। इस तरीके का दरवाजा बनाया गया। ठीक है, ये देखो काम चल रहा है यहाँ पे, ये लगा खंबे वंबे से लगा रखे हैं, ये काम चल रहा है उस टाइम पे। चलो आगे बढ़ो। अब अगला, अगली हमारी विश्व धरोहर है वाराणसी के घाट। ये देखो ये है वाराणसी, इसके घाट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये गंगा नदी बह रही है। तो शुरुआती तौर पे जो वाराणसी के घाट थे वो थे जी 84। कितने थे? 84 मूल रूप से शुरुआत में। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 100 के करीब घाट है, 100 के करीब। ठीक है, 100 के करीब घाट है। और ये चूंकि एक पवित्र नगरी है, यहाँ हिंदू संस्कृति देखने को बहुत ज्यादा मिलती है वाराणसी में। यहाँ जो घाट है, इसमें कुछ घाट के नाम लिख लो जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला हो गया अस्सी घाट, इसको सबसे पुराना घाट माना जाता है, अस्सी घाट। अस्सी घाट, ठीक है। अस्सी घाट पे ये कहा गया कि अस्सी घाट पे जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ने अस्सी घाट पे बैठ गई। ठीक है, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की, श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बार अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए, इनकी पत्नी मायके में चली गई और ये इतने एक प्रकार से पत्नी प्रेमी थे कि उनका वियोग ये सहन नहीं कर पाए और उनके पीछे पीछे चले गए। और जब ये घर में गए तो सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ गए, ऊपर चढ़ गए। फिर इनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे कर रहे हो, इतना प्रेम अगर भगवान राम से करते तो शायद तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो ये बात उनके जो है दिल में लग गई और फिर ये निकल लिए राम को खोजने के लिए। और राम की इन्होंने इतनी भक्ति की कि इन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा और फिर ये उसके बाद तुलसीदास कहलाए। ठीक है, हर कोई इनको जान गया, तुलसीदास। दूसरा घाट है यहाँ पे मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट जाना जाता है अंतिम संस्कार के लिए। कहा जाता है कि जिसका यहाँ अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार के लिए उसको मुक्ति जरूर मिलती है। अंतिम संस्कार होता है यहाँ पे मणिकर्णिका घाट। ठीक है, लेकिन जो कबीरदास जी हुए, कबीरदास जी ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी धर्म एक समान ही है। इसलिए कबीरदास ने कहा था कि जो पावापुरी था, कुशीनगर पावापुरी है ना, वहां पे कहा जाता था कि अगर वहां पे जाके मरोगे तो आदमी नरक में जाता है। तो कबीरदास जी वहीं गए थे कि मैं, मेरी मृत्यु यहीं होगी। ठीक है, यहीं होगी। और कबीरदास जी ऐसी संस्कृति को फॉलो करते थे। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, सभी लोग एक ही है, धर्म एक ही होता है, इंसानियत धर्म। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो कुछ लोगों ने उनकी कुछ अस्थियों को जो है जलाया भी था, तुलसी इनकी कबीरदास जी की, और कुछ अंग इनके जो है दफनाए भी गए थे। दोनों चीजें हुई थी कबीरदास जी के बारे में ये कहा जाता है। तो कबीरदास जी ने शिक्षा दीक्षा कहाँ ग्रहण की? कबीरदास जी ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी जी पंचगंगा घाट में। इसमें अगला है पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट, यहां कबीरदास जी की शिक्षा दीक्षा होती है। कबीरदास की शिक्षा दीक्षा। तो कबीरदास जी के गुरु कौन हुए? शिक्षा दीक्षा कबीरदास जी के गुरु थे गुरु रामानंद। कबीरदास जी के जो गुरु थे, गुरु रामानंद ही थे। हाँ, गुरु रामानंद, रामानंद गुरु कबीरदास जी के थे। ठीक है, कबीरदास जी के थे। एक घाट और होता है दशवमेध घाट। दशवमेध घाट, ये 10 असु के आधार पर, मेघ के आधार पर पड़ा है इसका नाम। ठीक है, 10 यहाँ पे जो है मुक्ति दी थी इस घाट पे 10 घोड़ों को भगवान शिव के द्वारा, इसलिए उनके नाम पे ये
नाम पड़ता है दशाश्वमेध घाट। और दशाश्वमेध घाट जो है जाना जाता है भव्य गंगा आरती के लिए, भव्य गंगा आरती के लिए। ठीक है, तो वाराणसी के कुछ घाट है जो आपको याद रखने हैं। वर्तमान में अभी 100 है, जिसमें से इंपॉर्टेंट से ये है। ठीक है जी, वाराणसी के घाट। आगे चलते हैं, अगला आएगा हमारा जो है, ये देखो सारनाथ, ये है सारनाथ। यहां सारनाथ पे गौतम बुद्ध से जब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह अभिलेख शिलालेख लिखवाए और अपने संतानों को, अपने पुत्र पुत्रियों को उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। और उन्होंने शिलालेखों में, यहां जब खुदाई होती है, जो स्तूप है ये एक प्रकार का स्तूप है, एक प्रकार का मंदिर है ये, और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है जी, ये सारनाथ का स्तूप है, सारनाथ का। तो सारनाथ में ये देखो खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद ये इतनी चीजें मिली। तो यहाँ पे एक चीज और मिलती है जो कि था स्तंभ लेख, जिसके ऊपर 4 शेर बैठे थे। अशोक स्तंभ लेख उसको बोला जाता है। ये शेर बैठे ऐसे चारों तरफ का मुंह करके, और यहाँ इसके बीच में चक्र था, एक चक्र। इनको राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे अपनाया गया है। इस चक्र के इधर देखोगे आप, एक होता है घोड़ा, बैल, इधर है एक बैल जो कृषि का प्रतीक है, कृषि और समृद्धि का प्रतीक है, कृषि और समृद्धि का। और इधर है एक घोड़ा, ये घोड़ा दौड़ रहा है ऐसे, ये प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का। और जो ये 4 शेर है इसको अशोक स्तंभ बोला गया है। इस चक्र को हमने झंडे में यूज किया, अशोक चक्र इसको बोलते हैं, जिसमें 24 तीलियां है। ठीक है जी, 24 तीलियां। तो कहां से मिला वो यहीं सारनाथ से ही मिलता है। अगर मैं स्तूप की बात करूं तो स्तूप गौतम बुद्ध से है, गौतम बुद्ध से संबंधित। और इनके शिष्यों ने स्तूप बनवाए गौतम बुद्ध के, या तो हड्डियों पे बनाए गए हैं या फिर उनके द्वारा यूज किए गए जो वस्त्र है या उनके सामान है उन पर जो है स्तूप बनाए गए हैं। और ये तो एक स्तूप है। स्तूप कुछ इस प्रकार के होते हैं, आपको मैं बता दूं, देखो इस प्रकार का डिजाइन होता है, इसको बोलते हैं वेदिका। ये एक दीवार सी है, वेदिका। ठीक है, फिर इस वेदिका के यहां बना होता है एक द्वार, जिसको बोला जाता है तोरण द्वार, इसको बोलते हैं तोरण द्वार। यह है तोरण द्वार। ठीक है जी, तोरण द्वार। फिर एक और होता है, एक प्रकार की वेदिका ही और होती है, और इसके बीच में जो रास्ता है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है जी, प्रदक्षिणा पथ। फिर यहां पे ऐसे स्तूप सा बना होता है, इसको बोला जाता है अंड। ठीक है, फिर यहां आगे देखोगे इसके ऊपर जो है ऐसे जाली सी लगी होती है, इसको बोलते हैं हर्णिका, इसको बोलते हैं हर्णिका। ठीक है, फिर एक डंडा सा खड़ा होगा, उसको बोलते हैं छेदी, छेदी। तो ये सारे स्तूप जो है किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो ये सारनाथ है, सारनाथ से हमें क्या मिला खुदाई में? अशोक स्तंभ, जो उसको हमने राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे अपनाया हुआ है। अगला धरोहर देखो, जो हमारा अगला धरोहर है वो है वाराणसी के साड़ी क्लस्टर। वहां पे देखो इस तरीके की साड़ी बनाई जाती है, इस तरीके के डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के 6 सांस्कृतिक स्थल जिनको विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये फतेहपुर सीकरी का एक डिजाइन है, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बना है वहां पे एक डिजाइन है ये। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके अलावा ऐसे स्थल जो उत्तर प्रदेश की धरोहर सूची में तो शामिल नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश की पहचान उनसे होती है। ये देखो, ये है मेरठ का आलमगीरपुर, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है जी, ये मेरठ का आलमगीरपुर है, ये हड़प्पा स्थल है जो हमारे उत्तर प्रदेश में मिला है खुदाई के दौरान। ठीक है, फिर बात करते हैं मथुरा। मथुरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गुप्तों ने जब यहां मंदिर बनवाए तो गुप्तों का कला का केंद्र भी मथुरा होता है। गुप्तों का कला का केंद्र कौन सा? मथुरा। ठीक है जी, मथुरा कला का केंद्र। और ये कहा जाता है कि वैदिक धर्म पे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी जो विष्णु के अवतार माने गए हैं, उनका जन्म भी मथुरा में ही माना गया है। तो एक मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित।
और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म माना गया है, ये है अयोध्या। और ये अयोध्या में बनने वाला नया मंदिर है जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। ये इस तरीके का मंदिर बनने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में काफी ऐसी जगह है जो बहुत सांस्कृतिक तरीके से देश को पहचान दिलाती है। ये अयोध्या है जहां त्रेता युग में माना गया है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इनको भी विष्णु का अवतार बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ विरासत स्थल थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। कल हम हिस्ट्री के आगे का, जिसमें वैदिक पीरियड और हड़प्पा सभ्यता, इन सब के फैक्ट्स कराएंगे। ठीक, जो एप्लीकेशन पे क्लास चल रही है अभी, ये सिर्फ यूट्यूब की क्लास थी। एप्लीकेशन पे आपको इससे आगे क्लास मिलेगी। एप्लीकेशन पे अभी जियोग्राफी चली हुई है, तो जियोग्राफी मिलेगी आपको अभी वहाँ पे। पहले जियोग्राफी कंप्लीट कराई जाएगी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन, और फिर उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर। ये सारी चीज़ें होगी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। ये पहली क्लास थी हिस्ट्री की, इसके बाद की क्लास आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का नाम है टारगेट 2.0। अभी इस पे ऑफर चला हुआ है हैप्पी न्यू ईयर का, मात्र 390 रुपये का। 390 रुपये में बहुत ही सस्ती फीस पे कोर्स निकला हुआ है, और एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट बनाने हमने तैयार कर दिए हैं, आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सारे PDF मिलेंगे, और मैराथन भी मिलेंगे। ठीक है, मैराथन आपको जो है यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से रखो, आपको प्यारे बच्चों सब कुछ मिलेगा। इस YouTube चैनल से जुड़े रहो, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहो। आप लोगों के प्यार और सहयोग की हमें आवश्यकता है। एप्लीकेशन सभी डाउनलोड कर लो और देखो उसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ है। क्लास में आज इतना ही, बाकी करेंगे कल। अब आपका मैथ्स का टाइम हो चुका है, अश्विन सर आपको मैथ्स कराएंगे। ठीक है जी।